आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज अडयाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और जज समेत पाकिस्तान की अदलिया समेत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक जवाब दिया है। ये जवाब क्या है, पैगाम क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान ने अदालत के अंदर क्या कहा, इसका हाल अहवाल भी आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और राय साहब, पीटीआई की जो कारकुन है सनम जावेद की पहले रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई, इसका हाल अहवाल भी आज की इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं, एमपीएस, इनकी गिरफ्तारी नहीं है बल्कि इनका अगवा है। अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। और फिर इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में पाकिस्तान का फैज़ाबाद में धरना जारी है। दो और जमातें इस हवाले से क्या सोच रही हैं और जमात इस्लामी का क्या पैगाम आया, इसकी खबर भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, आज की जो समात हुई है अडयाला जेल के अंदर, ये इसलिए भी अहम थी क्योंकि कुछ रोज पहले मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हुआ और फिर हमने इद्दत में निकाह के केस के अंदर हमने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें थी उन्हें मंजूर होते हुए देखा। आम तासुर ये था कि शायद इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है इसे तूल दिया जाए और सजा को अपहेल रखा जाए, और अगर इंसाफ मिलना हुआ तो वो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा। लेकिन अफजल मजोका की अदालत से इमरान खान को रिलीफ नहीं कहूंगा मैं, बल्कि मेरिट पर इंसाफ मिला। और उसके बाद ये इमरान खान की पहली इंटरेक्शन है जो उन्होंने सहाफियों से की है। खान साहब ने आज की समात के अंदर जज साहब को राय साहब मुखातिब करते हुए क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दे हैं, आईएसआई को नहीं। जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया गया। मीडिया की गैर मौजूदगी के ऊपर भी वहां पर बदमज़गी हुई है। आमतौर पर ऐसा होता ही है ना कि जब मीडिया वहां पर मौजूद हो, और ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात ना करवाई जाए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो इन कैमरा समात होगी। खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने सहाफियों की तकरार सुनी तो उन्होंने जज साहब को कहा कि अगर आपने सहाफियों को अंदर नहीं आने दिया तो मैं यहां से वॉकआउट कर जाऊंगा। तो फिर उसके बाद इमरान खान और जो सहाफियों की गुफ्तगू हुई और फिर सहाफियों को अंदर आने की इजाजत दे दी गई। जो अहम चीज है, जज से जो मुकालमा हुआ इमरान खान का, वो ये कहते हैं कि जज साहब, मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं, जेल में 4 मरतबा कुरान पढ़ा, इसमें जजिस पर अल्लाह ने बहुत जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीवी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल रखा है। मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनको आईएसआई के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की। अच्छा, मेरे लिए जो राय साहब, पिछले हम कोई 5-6 माह से पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे एक्सप्रेस न्यूज की अगर आप वेबसाइट्स को जाकर देखें तो वहां पर जंगल का बादशाह, आईएसआई चीफ, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनका नाम लेकर ये खबरें रिपोर्ट होती हैं। इससे पहले ये नहीं होता रहा। ये तब्दीली पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब, खान साहब की आज की समात और जो उन्होंने पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया, बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमा और जिस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा है, कितनी देर ये चीजें प्रोलॉन्ग करेंगी? क्योंकि इस केस के अंदर भी अगर मेरिट्स पर बात की जाए तो इस केस के अंदर राय साहब कुछ नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से इमरान खान के पिछले 1 बरस के अंदर केसेस को उन्होंने चलाया, जजेस की कामों के अंदर मुदाखलत की,
बाकायदा सबूत और फिर जो मुदाखलत के हवाले से खतूत लिखे गए वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक अखबार इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के हर कोने से ये आवाज आ रही है कि किस तरह से मुदाखलत होती है और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ क्या सलूक किया। और ये किस्से कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है जो हमें नजर आ रही है। अब इस केस के अंदर कितना पोटेंशियल आपको नजर आता है, कितनी जान है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ज्यादा देर तक अंदर रख लेंगे? नंबर 1। नंबर 2, राय साहब, जो लाहौर की पुलिस पहुंची, उन्होंने 12 मुकदमात में 9 मई के इमरान खान को नामजद किया। अब शाम ने तफ्तीश कर लिया है और फिर गुफ्तगू भी खान साहब से हुई है। 9 मई एक बरस से, राय साहब, अगर कुछ था तो आप एक बरस आपको लगा इमरान खान को शाम में तफ्तीश करने में, इससे पहले क्यों नहीं किया गया? देखें आशफी साहब, एक तो एक हाजिर सर्विस जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर है। ये ख़बर भी अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI के मुतल्लिक और जज साहिबान के मुतल्लिक 4 जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, ये चारों जुमले भी अपने व्यूअर्स के सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन चारों जुमलों में इमरान खान साहब ने वो इन्फॉर्मेशन दी है, वो मालूमात दी हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब को इन बोगस तरीन मुकदमात में और इन बोगस तरीन मुकदमात के ख़त्म होने के बावजूद अब तक जेल में क्यों रखा गया है और आगे क्या प्लानिंग की जा रही है। एक तो इमरान खान साहब जब खुद रोस्ट्रम पे आए, ये जो नाम नेहाद तोशाखाना रेफरेंस है, तो इसके दौरान इमरान खान साहब ने खुद जज को मुखातिब किया और जज को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दें, आप ISI को जवाब देनी है। उसके बाद उन्होंने एक जज के सर पर बंदूक रखे जाने के मुतल्लिक भी एक इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि जज बशीर ने हमें सज़ाएं सुनाई और उन्होंने कहा कि फिर जज बशीर ने हमें ये पैगाम पहुंचाया और इसके मुतल्लिक पहले PTI की कानूनी टीम भी कह चुकी है कि उनके ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया गया था कि उनके सर पर बंदूक रख कर फैसला लिया गया था। यानी जज मोहम्मद बशीर ने ये कन्वे किया कि मैंने जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, इस फ़ैसले के लिए मेरे सर पर बंदूक रखी गई थी। तो इमरान खान साहब ने नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान जज साहब को इन हक़ाइक़ से आगाह किया। उसके बाद चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर साइफर केस के हवाले से भी मौजूद था कि ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई ओपन ट्रायल नहीं होता। यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं समाअत के दौरान, उनके मुतल्लिक भी कोर्ट रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि ये सादा लिबास में मलबूस जो हैं ये ISI और दीगर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनके लोग होते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि PTI के कारकुन का रूप धार कर आ जाते हैं, लेकिन PTI की क़यादत ने 1-2 मरतबा उनको पकड़ा और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि हम PTI के कारकुन हैं। और लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप किस यूनियन काउंसिल से PTI के कारकुन हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस पूरी सूरत हाल में इस समाअत के दौरान भी मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि वो इस समाअत को कवर करें, क्योंकि जब मीडिया इन समाअतों को कवर करता है तो इमरान खान साहब के अपने जो आर्गूमेंट्स होते हैं किसी भी जज के साथ रोस्ट्रम पर जाके, वो फिर बाहर नहीं आ सकते। और अगर वो बाहर आ जाएं तो सबको पता चल जाता है कि इमरान खान साहब ने कितने पुरजोर अंदाज से अपने मौक़िफ़ को बयान किया और जज साहब को लाजवाब कर दिया। और उसके बाद फिर जाहिर है कि TV चैनल्स की हेडलाइंस बनती हैं, अगरचे बानी PTI कहा जाता है, लेकिन सबको पता है कि बानी PTI इमरान खान साहब हैं और 5-7 हज़ार व्लॉग भी फिर इमरान खान साहब के नाम से होते हैं। तो इसलिए मीडिया को रोकने की कोशिश की गई और इस पर इमरान खान साहब ने फिर एतराज़ किया और इस एतराज़ के बाद मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी 2 अहम जुमले बोले। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा जज साहब को मुखातिब करते हुए कि जज साहब, मेरी अहलिया का तोशाखाना से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जेल में 4 मरतबा कुरान पढ़ा है और कुरान पाक में जजेस पर अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी साहिबा को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके बाद
उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को पाकिस्तान के बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं। और एक इसके अंदर अहम खबर ये है कि मरियम नवाज़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस वक्त जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला नून लीग कर चुकी थी मशावरत के साथ। तो उस वक्त उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जनरल आसिफ मुनीर ISI के एक बड़े प्रोफेशनल DG थे और उनको इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के कहने पर हटाया गया। यानी अभी जनरल आसिफ मुनीर DG ISI आर्मी चीफ बने नहीं थे, लेकिन मरियम नवाज़ ने उस वक्त ये अंदिया दे दिया था कि इस बुनियाद पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने एक साजिश ये रचाई कि हम पहले से ये तासुर बना दें कि बुशरा बीबी साहिबा के कहने पर DG ISI के ओहदे से जनरल आसिफ मुनीर को हटाया गया। अच्छा, उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम जो मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ जो इस पूरी केस से जुड़ा हुआ है और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमेशा आर्मी चीफ का असर रसूख है, हमेशा से असर रसूख रहता है, तो इमरान खान साहब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अगर वो इस बात पर कायम रहते जैसे उन्होंने DG ISI जनरल फैज़ हमीद के मामले पर इमरान खान साहब के साथ एक ज़िद बना ली थी और बाद में जनरल फैज़ हमीद का तबादला करके छोड़ा। हालांकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आइनी तौर पर उनका ये इस्तेकाक था कि ये फ़ैसला वो करते, तो अगर जनरल बाजवा की मर्जी और मंशा शामिल ना होती जनरल आसिफ मुनीर को DG ISI के ओहदे से तब्दील करने के मुतल्लिक, तो ये तब्दीली पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकती थी। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ ये जो तब्दीली है इसके मुतल्लिक ऑन बोर्ड थे और उस वक्त कई ब्रीफिंग्स में जब ये सवाल किया गया तो ये कहा गया कि इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं ये एक मामूल का अमल है और DG ISI जो हैं ये बदलते रहते हैं। ये उस वक्त फौजी क़यादत का मौक़िफ़ था। तो जनरल बाजवा की इंडोर्समेंट के साथ जनरल आसिफ मुनीर को उस वक्त DG ISI के ओहदे से तब्दील किया गया था, उनको कोई बरतरफ या मुअत्तल नहीं किया गया था जैसे जनरल फैज़ हमीद को DG ISI के ओहदे से तब्दील करके कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था। तो अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत के जब वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो अब तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ यानी बादशाह सलामत मेरी अहलिया को इसलिए टारगेट करते हैं कि मैंने उन्हें, वो समझते हैं कि मैंने उनको ISI के ओहदे से DG ISI के ओहदे से हटाया और वो ये भी समझते हैं कि मेरी बीवी ने इस बात की सिफारिश की कि जनरल आसिफ मुनीर को DG ISI के ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे यानी मुझे रात 12 बजे आगाह किया जाता है कि सुबह मेरा नया केस लगेगा, नैब वाले रोबोट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सज़ा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है और इसकी कीमत 1,80,00,000 रुपये है। ये सेट अभी भी हमारे पास है। किसी भी आज़ाद तखमीना लगाने वाली फर्म से इसका तखमीना लगवा लिया जाए। इसकी कीमत 1,80,00,000 रुपये थी, लेकिन इन्होंने इसकी कीमत 3.25 अरब रुपये लगवा दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, इसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है। और इससे पहले जो हमने एक स्टोरी की थी साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिनको शहबाज शरीफ ने खुद नवाज शरीफ के कहने पर अपॉइंट किया था, और हमने ये स्टोरी की थी कि आफ्ताब सुल्तान को शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मुझे हर सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने शहबाज शरीफ को ये कहा था कि इन केसेस में कोई जान नहीं है और ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मेरी बड़ी सुबकी होगी। और इस पर फिर आफ्ताब सुल्तान के साथ उनकी झड़प हुई और आफ्ताब सुल्तान ने इस पर इस्तीफ़ा दिया। तो इसकी जानिब इमरान खान साहब ने इंडिकेट करते हुए कहा कि पहले आफ्ताब सुल्तान और दीगर लोग मुस्ताफ़ी हुए क्योंकि शरीफ ख़ानदान उनसे गलत फ़ैसले करवाना चाहता था, और दूसरा केस इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनको पता चल गया है कि पहला सेट हमारे पास है, और चूँकि वो सेट हमारे पास है और कोई भी इंडिपेंडेंट फर्म जो है उसकी कीमत का तयन कर सकती है, अदालत भी ये फैसला दे सकती है, इसलिए जंगल का बादशाह जो है ये सब कुछ करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई घबरा कर अब पीछे हट जाएंगे, इमरान खान साहब जो हैं कोई डील की जानिब, जो उनके ऊपर नए मुकदमात बनाए गए हैं इसकी वजह से वो कोई डील की जानिब माइल हो जाएंगे,
लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जंगल का बादशाह, फर्द वाहिद की लाकानूनियत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये जुमले बोले, उससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब को इन नए केसेस के ज़रिए दबाव में लाने की ये नई कोशिश भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और उल्टा इसका नुकसान ये हुआ है कि इमरान खान साहब और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो हक़ाइक़ या जो मालूमात उनके पास हैं वो बयान कर रहे हैं। और आप देख लें कि आज की भी जो उनकी मीडिया टॉक है ये पूरे पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इस पर वीलॉग्स हो रहे हैं। और मैं टिकटॉक देख रहा था हाशमी साहब, टिकटॉक के ऊपर भी लाखों की तादाद में जो ये आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोज़ हैं वो भी इमरान खान साहब की टॉक पर बनी हुई हैं। तो इसलिए जितना अरसा इमरान खान साहब को जाली केसेस के अंदर रखेंगे, इस रियासत की, इस्टेब्लिशमेंट की, इस मुल्क की मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। शरीफ खानदान तो लूट मार करके अपने आबाई वतन रवाना हो जाएगा। राजा साहब, ये जो दूसरी खबर है वो खान साहब की जो गिरफ्तारी डाली गई है 9 मई के मुकदमात के हवाले से, इसमें लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडयाला जेल के अंदर गई और इमरान खान से मुकदमात की तफ्तीश उन्होंने इस हवाले से की है। ज़रा ये बताते हैं अडयाला जेल के कि डीएसपी अहमद उस्मान की सरबराही में पुलिस टीम में 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 9 और 10 मई के वाक़यात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस पर सवालात किए। हमला इसके साथ साथ तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलजमान के बयानात की रोशनी में पूछगिछ की गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है और लाहौर पुलिस की टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश का आज का मरहला मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद वो अडयाला जेल से रवाना हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। और पुलिस ज़राए ने यह भी बताया कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में बानी पीटीआई ने जमानत करवा रखी है। अच्छा, इस पर एक और भी काम हो रहा है साहब अदालत के अंदर ना, ये जो नैब का रेफरेंस है, जो नैब ने एक झूठा मुकदमा बनाया, इसमें 6 दिन का जो रिमांड है जिस्मानी वो दिया गया था। अच्छा, खान साहब के वकला ने इससे 6 से 8 दिन करवाया क्योंकि 20 तारीख को खान साहब के एक और मुकदमे की समाअत है। तो खान साहब ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो वकला की टीम जो है उनके साथ गुजारी जा सके और टाइम स्पेंड करें। और अगर 20 तारीख को ये दोनों केसेस होते तो शायद मुश्किल हो सकती थी, इसलिए अब 22 तारीख को इसमें खान साहब को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। राय साहब, इसमें ना एक सवाल पाकिस्तान की जो आम बंदा है, आम आवाम, ये सवाल उनके जहनों में ज़रूर जागता है कि रियासत बहुत तगड़ी है, रियासत के पास इख्तियार भी है। रियासत ने वकला को भी इस्तेमाल किया, प्रोसिक्यूशन को भी इस्तेमाल किया, हुकूमत वक्त के ज़रिए ये सब कुछ होता रहा। जजेस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुदाखलत पर बहुत सारे जजेस बोल बैठे, लेकिन कुछ को, जैसा आपने भी कहा कि जज मोहम्मद बशीर कहते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर उनसे ये तमाम फैसले जो है वो लिए गए। ये सब कुछ हो रहा था। राय साहब, इस पूरे प्रोसेस में ये जो फस्तायत थी, एक केस और भी तो हो सकता था और उस केस का नतीजा भी ले लेते। क्यों 9 मई का मुकदमा, जो इन्वेस्टिगेशन, कितनी तो इन्वेस्टिगेशन टीम्स आपने खड़ी की, कितनी रिपोर्ट्स आ गई और आपके सामने ये सब कुछ होता रहा, आपने 1 बरस के बाद आपको क्यों ये ख्याल आया कि अब हम इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लेते हैं? राज साहब, ये तो बहुत पहले हो सकता था। क्या जो मुमकिन नताइज थे बाकी केसेस में आपको हासिल नहीं हो सके, इस वजह से ये केस अब 9 मई का बनाया गया? क्योंकि अगर ये 9 मई के केस पर पेशरफ्त ना होती तो वो बयानियां जो आप बना रहे थे वो दम तोड़ जाता। जो इल्ज़ाम आपने इमरान खान पर लगाया वो इल्ज़ाम का सिर्फ इल्ज़ाम ही रह जाता। अब आप कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन राज साहब, अदालतों में आपको सबूत देने पड़ेंगे। वो लोग जो जाए वकुआ पर मौजूद थे, जिन्होंने वाकई तनसीबात पर हमला किया, सब कुछ किया, उनकी भी जमानतें होंगी राय साहब। लेकिन हमें वो एक ऑर्गेनोग्राम दिखाया गया जिससे मुराद रास जैसे लोग और बाकी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस जो इंफॉर्मेशन वेब था उसमें से उनको निकाल दिया गया। लेकिन 9 मई को 1 बरस राय साहब क्यों लगा अदालत में आते आते?
इनके मकासद पूरे नहीं हो सके और इनका ख्याल था कि बाकी केसेस में हम इमरान खान को धर लेंगे और 9 मई में हम माफी मंगवा कर अपना केस जो है वो तगड़ा कर लेंगे कि देखो जिसको तुम लीडर मानते हो आज वो हमारे से माफी मांग रहा है। क्या यही राय साहब इसके अंदर मंतक है या फिर अब कोई रास्ता नहीं था 9 मई के अंदर आपको इमरान खान को अदालत में पेश करके ये केसेस को अपने अंदाज में चलाना था या अपनी मर्जी का जज नहीं मिल रहा था इन्हें? देखिए आशफी साहब, एक तो ये रियासत कोई तगड़ी रियासत नहीं है। जो तगड़ी रियासत की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जहाँ पे कानून की और आइन की बालादस्ती हो, जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हो, जहाँ पे आम शहरियों को उनके हकूक़ हासिल हों, जहाँ की अदालतें आज़ाद हों, जहाँ के इदारे अपनी आइनी हदूद में काम करें और ये ना हो कि अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ अपनी अदालतें, अपना इलेक्शन कमीशन, अपने इदारे जो हैं वो अपने शहरियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हों। तो ये एक पाकिस्तान की जो रियासत है ये तगड़ी नहीं बल्कि एक शर्मनाक फ्रॉड रियासत भी है और एक इंतहाई कमज़ोर रियासत है जिसको ये खौफ और ख़तरा लाहक रहता है कि हमारे अपने अवाम ने, यानी इसी रियासत के अवाम ने अगर अपने वोटों से किसी भी लीडर को मुंतखब कर लिया तो फिर कुछ लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स अगर नताए जाएंगे तो उन लोगों की मर्जी चलेगी, जो 25 करोड़ अवाम है उनकी मर्जी नहीं चलेगी। अब आप देखें कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से 2 अहम ब्रेकिंग न्यूज़। 9 मई के वाक़यात जब हुए, एक तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि उस वक्त नैब की तहवील में थे और इमरान खान साहब ने साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल की अदालत में पेश होकर ये कहा था कि 9 मई के वाक़यात में जो तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए हैं मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। 24 या 23 मई को एक पटिशन चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे पास भी एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे पास कुछ CCTV फुटेजेस, कुछ ऐसे फुटेजेस मौजूद हैं जो हम अदालत में पेश करेंगे और जो कोर कमांडर हाउस लाहौर के अतराफ CCTV फुटेजेस हैं वो भी जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि मैं या मेरी क़यादत इस हमले में शामिल थी, तो वो फुटेजेस जो हैं वो पेश की जाएं जो कि इस वक्त GHQ के पास हो सकती हैं। 1 साल से इमरान खान साहब इस पटिशन को और तहरीक इंसाफ फॉलो कर रही है, लेकिन जस्टिस फ़ायज़ ईसा और इससे पहले जस्टिस बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस केस में 9 मई के केस में जिसको फ़ौज अपने लिए ये कहती है कि हमारे लिए सबसे हसास केस है, बल्कि फ़ौजी क़यादत ये कहती है कि हमारे लिए ये सबसे हसास केस है, तो जो सबसे हसास केस है इसके ऊपर तो टॉप लेवल का एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। अगर तहरीक इंसाफ इसके अंदर, जैसे DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान साहब और PTI की क़यादत इसके अंदर मुलव्वस थी, तो वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो कि DG ISPR के बकौल, तो फिर तो बिल्कुल वेट ही नहीं करना चाहिए था। जैसे ही PTI ने ये पटिशन डाली थी उसी वक्त जाके पाक फौज एक इदारे के तौर पर जैक ब्रांच के ज़रिए इस मामले में फ़रीक बन सकते थे या हुकूमत के ज़रिए फ़रीक बन जाते, लेकिन वो पटिशन आज तक नहीं सुनी गई और अब भी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से लेकर, पेशावर की लोकल अदालतों से लेकर, खैबर से लेकर कराची तक जितनी भी अदालतें हैं, 1 साल के अंदर जितने भी 9 मई से जुड़े केसेस चले हैं उन 9 मई के तकरीबन 99.9% जो केसेस हैं उनमें जज साहिबान ने जिन लोगों को अगवा किया गया था, जिन पर जब्र किया गया था, उनको बरी करने के फैसले जारी कर दिए और ये कहा कि इन केसेस में इनके मुलव्विस होने के, यानी वो लोग जो ग्राउंड पे थे उनके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ कि ये जलाओ घेराव में मुलव्विस थे। यहाँ तक कि PTI की कुछ खवातीन जिनके मुतल्लिक आगे चलकर एक स्टोरी भी शेयर करेंगे, आप देखें कि उनको भी 34, 40 मरतबा जमानतें दी गई, लेकिन ये शर्मनाक और कमज़ोर रियासत जो है ये उन्हीं खवातीन को भी बार बार गिरफ्तार कर लेती है। तो एक तो इसके अंदर पहलू ये है कि जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाया गया और अब तक तमाम जज साहिबान ने 9 मई के केसेस को अब तक के फैसलों के नतीजे में उन्होंने रद्दी की टोकरी में डालते चले गए। यहाँ तक कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो सरगोदा की है
वहाँ पे भी 9 मई के वाक़यात जो हैं उसके हवाले से केसेस थे। तो वहाँ पे आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने जज साहब से मिलने की कोशिश की। जब जज साहब ने इनकार किया तो जज साहब ने खुद ये बताया लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि मुझे फिर धमकाया गया और मेरे घर वालों को हिरासा किया गया। तो अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हों तो फिर तो किसी जज को हिरासा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हों फिर तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फौजी अदालतों से जुड़ा हुआ जो केस है जिसको दोबारा मुलतवी कर दिया है, तो इस केस का फैसला भी जल्दी मेरिट के ऊपर हो जाए कि ठीक है जिसने हमारे शोहदा की तौहीन की है या बेरुमती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ सबूत तो हों, कोई शवाहिद तो अदालतों में पेश किए जाएं, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है इसके ऊपर जो कुलभूषण यादव जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि इस्टेब्लिश्ड दहशतगर्द है जिसने मासूम पाकिस्तानियों की जानें ली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम ये मुकदमा इसलिए नहीं जीत सके कि मिलिट्री कोर्ट की दी गई सज़ा थी। तो मिलिट्री कोर्ट की दी गई सज़ा तो दहशतगर्दों को भी आप दें, दहशतगर्दों को भी दें जो कि इस्टेब्लिश्ड दहशतगर्द हों, तो उसको भी पूरी दुनिया में तस्लीम नहीं किया जाता। तो इसलिए अब ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब की 1 साल के अंदर गिरफ्तारी नहीं डाली गई। 1 साल ये याद नहीं आया कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार करना है। इससे पहले जो 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत मनसूख की गई, पिछले 5 माह से इमरान खान साहब की उन 3 मुकदमात में गिरफ्तारी नहीं मांगी गई थी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सबसे बड़ी फिर और फ्रेजाइल किस्म की रियासत है, इसको जब पता लगा कि आखिरी इद्दत केस भी खत्म हो गया है, अब इमरान खान साहब को जेल में रखना नामुमकिन हो गया है, तो अब इस केस में भी गिरफ्तारी यही मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, यही सबसे बड़ी दलील है कि अगर कुछ होता तो 1 बरस पहले आप दिखा देते। राय साहब, आप पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो तंजीम-ए-नौ का मामला है दोबारा से इसे शुरू करने का सिलसिला पार्टी के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है और तहरीके इंसाफ के जो रूपोश रहनुमा थे वो अब एक करके बाहर आएंगे, ये फैसला कर लिया गया है। अच्छा, मैंने इससे पहले भी मुसलसल ये बात कही है और हमेशा मैं कहता रहा कि अवामी मैंडेट और राय साहब उस अवामी मैंडेट के बाद हमने ये जो स्ट्रीट पावर थी इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप देखा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसे कन्वर्ट नहीं कर सकी और क़यादत केसेस के अंदर लगी रही या फिर चाहती नहीं थी, वट एवर द रीजंस आर, क्योंकि बहुत सारी काली भेड़ें पीटीआई के अंदर मौजूद हैं और जो करती रही हैं वो कौम के सामने, और इसके अंदर पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं। हम तो कर ही रहे हैं लेकिन पीटीआई के अंदर से तनकीद हो रही है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, पीटीआई के लिए रोड मैप अब क्या होना चाहिए? धरना एक जारी है इस्लामाबाद के अंदर। पीटीआई को फजल रहमान से अगर आप बात कर सकते हैं और साथ चलने की बात हो, साथ चलकर बैठने की बात हो, तहरीक चलाने की बात हो, फजल रहमान के बारे में इमरान खान ने क्या क्या कुछ नहीं कहा। तहरीके इंसाफ का एक अपना पूरा स्टांस था फजल रहमान साहब के हवाले से, आज वो आज मिलकर बैठकर बात करते हैं। आप ये जो धरना देकर लोग बैठे हुए हैं फैजाबाद में, आप इनसे भी बात करें, क्योंकि राय साहब अगर ये सोलो फ्लाइट इंडिविजुअली मैदान में आने की कोशिश करते हैं तो फिर लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस, मुकदमात और क़यादत को रूपोश होना पड़ता है। हमने ये देखा जलसे की इजाजत नहीं मिलती। एनओसी अगर शहबाज शरीफ से मिले कि आप तैयारी करेंगे या इंतजार करेंगे तो वो तो राय साहब एनओसी इनको मिलना नहीं है। एहतजाज के लिए हुकूमत वक्त इनको एनओसी देगी नहीं। आपको लगता है कि दिस इज एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान किया, आप जाकर जमात इस्लामी से भी मिले, फजल रहमान साहब ने बात की, आप उनसे भी मिले जिससे आपने बात की, और आपको तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों से भी बात करनी चाहिए और जाकर उनके इस धरने में शामिल हों और सपोर्ट का ऐलान करें अनकंडीशनल। चूंकि प्रेशर हुकूमत पर बढ़ाना है तो आपको उन तमाम लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ इंडिविजुअली मैदान में आकर तहरीक चलाने की बात करती रहा, सब मज़ामत की बात की, तहरीक चलाएंगे, हमें ना पंजाब में तहरीक नजर आई ना हमें मरकज़ में। जब खान साहब की गिरफ्तारी, ये खान साहब के जो केसेस होते हैं इस पर लोग आकर मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, इसके अलावा हमें कोई एक्टिविटी पीटीआई की तरफ से नजर नहीं आती। व्हाट इज योर इनटेक ऑन दिस राय साहब? एक्सीलेंट टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो रोड मैप यही होगा कि महंगाई के इशू पर, इसके साथ साथ ये जो आज इन्होंने जो बिजली के टैरिफ में इजाफा किया, राय साहब गरीब आदमी तो अब बिजली भी उसके लिए ख्वाब बन गई है
और किसी के घर में बिजली होना ये अब एक याशी कंसिडर की जाएगी। और इस महंगाई के दौर में जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है, इन इश्यूज को टेकअप करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। अपोजिशन जमातें अगर टेकअप नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? हुकूमत में बैठी हुई जमातें तो अपनी नौकरियां पक्की करती हैं, अपनी वजारतें पक्की करती हैं, इसके अलावा इन्हें और कोई काम नहीं है। रोड मैप क्या रहा है साहब पीटीआई के लिए इन हालात के अंदर, जब मुल्क के अंदर महंगाई है और इनको एहतजाज और इमरान खान की रिहाई, कोई ना कुछ तो इन्हें रोड मैप जो है वो बनाना पड़ेगा। देखिए आशफी साहब, इसके अंदर दो बड़े अहम पॉइंट हैं। एक तो जो आपने कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में मुमकिना तौर पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट की घुसाई गई काली भेड़ें हो सकती हैं। एक तो पीटीआई जैसी जमात का पाकिस्तान के अंदर कायम रहना, ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। जितने जबर से पीटीआई की क़यादत रहनुमाओं को गुजरना पड़ा है, जो अब भी इमरान खान साहब के साथ हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतने जबर के बावजूद, इतने जबर के बाद तो पाकिस्तान की कोई भी पार्टी होती हाशमी साहब, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी होती, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन इमरान खान साहब की जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से एक लीडर के तौर पर उन्होंने इस्तकामत के साथ जेल काटी और अपनी कौम को एक रास्ता दिखाया, तो इस वजह से इस पार्टी को क्रश करना नामुमकिन हो गया। मैं इस बात का बतौर साफ़ी यानी शाहिद हूँ कि ये नून लीग के लोग जो कहते हैं कि नैब के दौर में हम पर भी केसेस बने, ये तो हाशमी साहब सूट बूट पहनकर बड़े बेहतरीन अंदाज में ये अदालतों में पेश होते थे। ये हसन इकबाल को भी और इसी तरह ख्वाजा आसिफ टाई कोट पहनकर ये पेश होते थे, और इनको जिस किस्म की जेलों में रखा गया, उस किस्म की सहूलतें तो 99% पाकिस्तानियों को अपने घरों में मैसर नहीं हैं। अब एक तो ये ज़हन में रखना होगा कि पीटीआई को जिस जबर का सामना करना पड़ा, इसका कंपैरिजन नून लीग के साथ किसी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि नून लीग को इसका 1% भी जबर बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। दूसरा कि अब पीटीआई का अगला लायामल क्या होना चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल में जब फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक ने धरना दिया हुआ है, जमात इस्लामी भी धरने की प्लानिंग कर रही है, फजलुर रहमान साहब ने जलसे जुलूस भी किए हैं, तो पीटीआई को एक तहरीक चलानी चाहिए, मुल्क गिर तहरीक चलानी चाहिए। और ये जो तहरीक है, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी हो, आइन की बालादस्ती के लिए भी हो, और इसी तहरीक में जो महंगाई का फैक्टर है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन ये तहरीक जब पीटीआई चलाए, क्योंकि देखें जमात इस्लामी की जो एक सियासी प्रेजेंस है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, कोई सियासी मंजरनामे को वो तब्दील नहीं कर सकती। लेकिन पीटीआई एक ऐसी जमात है कि जब ये कोई तहरीक चलाएगी तो फिर ये जांचा जाएगा, इसको परखा जाएगा कि इस तहरीक के क्या नताइज निकले हैं। इस तहरीक को इस तरह से जांचा जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या अपने अहदाफ हासिल किए या नहीं किए। तो इस तहरीक को चलाने से पहले 2-3 अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए। और इमरान खान साहब की जो रिहाई है, ये अल्टीमेटली, वैसे तो अब ये 3-4 माह से ज़्यादा केसेस नहीं खड़े हो सकते, लेकिन अल्टीमेटली ये उसी वक्त रिहाई होगी जब एक मुल्क गिर पुरअमन लेकिन पुरजोर किस्म की तहरीक चले। और अगर पीटीआई की क़यादत बैठे केपी को ऑन बोर्ड ले, तो ये इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, इस्लामाबाद का रेड जोन जहां इससे पहले धरने होते रहे हैं, इसी रेड जोन में जाके एक धरना देना होगा। ये पुरअमन धरना हो। ये फजलुर रहमान तो तहरीक इंसाफ के पहले साल में धरना लेके आगे थे, इसी तरह बिलावल जरदारी भी इमरान खान साहब के दौर में धरना लेके आए। इस्लामाबाद में पीडीएम ने 2 लॉन्ग मार्च किए। तो इस तरह का एक लॉन्ग मार्च करना चाहिए। जितनी स्ट्रीट पावर इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, जितने बेखौफ लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, जिस तरह लोगों के घरों पर छापे मार के उनकी खवातीन तक को हिरासत करके देख लिया गया, लोगों को ड्रिल तक करके देख लिया गया, उसके बावजूद लोग इमरान खान साहब का साथ छोड़ने से पीछे नहीं हटे। तो इस तरह की तहरीक चलानी होगी। अगर ये कहा जाए कि तहरीक कोई इस तरह की चलाई जाए कि वो 2-3 दिन की तहरीक हो और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके वो मकासद अचीव नहीं होंगे। फिर ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ताना बन जाएगा कि आपने तहरीक चलाई थी तो उसके क्या मकासद जो है वो अचीव किए। अगर एक जी मैं 2 चीज़ें इसमें राज साहब शामिल कर लूँ। एक तो शेर अज़ल मरवत ने इसी एहतजाज के हवाले से ये कहा है कि अगस्त में एहतजाजी तहरीक शुरू करें तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। यानी जो मुहर्रम के बाद मुल्क गिर एक एहतजाज होना चाहिए।
अच्छा, शेर अफजल मरवत ने और भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन एक मुतालबा जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए है कि वो लोग जिन्हें अगवा किया गया उनकी बाजियाबी करवाई जाए, और ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किया गया है। सब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबात करने की बजाय कुछ रिटर्न में आपको देना होगा, और दरखास्त लेकर मेरा ख्याल है कि चैम्बर में बैरिस्टर गौहर पहुंच जाएं, और मेरा ख्याल है कि इन्हें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि जजेस ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर अमल दरामद करवाने में आपको कोई मसला हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट राय साहब, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। इस्लामाबाद की जी अदालत ने FIA के मुकदमे से सनम जावेद को बरी किया और सनम जावेद के वकला की दरखास्त को मंजूर किया। अदालत ने सनम जावेद को बरी करने का हुक्म दिया, और उसके बाद राय साहब होता ये है कि ये साइबर क्राइम विंग ने FIA के ये दरखास्त दी थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और वहां से रिहाई हुई। लेकिन हुआ ये कि रिहाई के कुछ ही घंटे के बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार किया गया एक घर से। बताया जाता है, जो अगर आप वीडियो देखें तो तकरीबन 12 गाड़ियां पहुंची हैं। पुलिस वाले गालिबन उसमें 3-4 थे जिन्होंने सनम जावेद को, लेडी पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, सनम जावेद को अप्रोच किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। लेकिन जब ये रवाना हुए सनम जावेद को लेकर आए साहब, तो पता ही चला कि उस गाड़ी को फॉलो करने वाले सादा कपड़ों में 10 से 12 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, और दोबारा से सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। आई डोंट नो सनम जावेद का मसला क्या है, क्यों लोग तब एक हमने इमरान रियाज के साथ भी राय साहब ये कुछ होते हुए देखा, कई माह वो गायब रहे, लेकिन सनम जावेद की जिस तरह से गिरफ्तारियां डाली जाती हैं और पकड़ लिया जाता है, ये पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले, इंसाफ देने वाले तमाम इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।